नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने के लिए शहर में खुलेंगे मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक। जंगल में मिला भेड़ का शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। जिला कांग्रेस कमेटी ने ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर निकाला पैदल मार्च, सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की मांग को लेकर जिला शहर कांग्रेस ने आज मानस भवन से पैदल मार्च किया। तत्पश्चात राष्ट्रपति के नाम से संभागायुक्त कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि देश की आधी आबादी से अधिक पिछड़ा वर्ग के सम्मान व अधिकारों के हितों की रक्षा करते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार माननीय कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाने के संबंध में विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के संबंध में ट्रिपल टेस्ट परीक्षण बगैर कराए गलत तथ्यों के आधार पर दी गई जानकारी से प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के ही कराए जाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा। इससे प्रदेश की आधी से अधिक आबादी पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की हत्या होना स्वाभाविक है। ओबीसी समाज के सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी अब से विनम्र निवेदन करती है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार को ओबीसी समाज के सम्मान और अधिकार के लिए शीघ्र विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी आरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन शीघ्र कराने के आदेश जारी करने की बात कही है। प्रस्तुत है कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से प्राप्त जानकारी के अंश। ज्ञापन सौंपा गया संभाग आयुक्त के कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम क्या मांगे हैं? पिछले 2003 से 2022 का सफ़र हो गया। 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को नहीं दे पा रही है। 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने पिछड़े वर्ग के साथियों का ध्यान रखते हुए उनकी जनसंख्या के आधार पे 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में 27% आरक्षण का आदेश पारित कर दिया था। उसी के तहत आने वाले समय में जो चुनाव होते उसमें 27% हमारे प्रतिनिधियों को नौकरियों में सब जगह उनको अधिकार मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शिवराज और उनकी ये अली बाबा 40 चोरों की टीम ने सरकार को गिरा के अपनी सरकार बना ली। चलिए, सरकार आपने बना ली, आपका स्वागत है। जनादेश का सम्मान नहीं किया, न संविधान की रक्षा की। आज स्थिति यह हुई कि 27% की जो अपनी बात कोर्ट के अंदर शिवराज जी को और उनकी कैबिनेट को रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि चुनाव कराए जाएं। चुनाव होने चाहिए, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के सम्मान के साथ चुनाव होने चाहिए। शिवराज जी से, नरेंद्र मोदी जी से और ख़ास तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय नड्डा जी, आप भी मध्य प्रदेश के रिश्तेदारी जबलपुर के अंदर है। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आपका प्रेम सद्भाव है, तो मध्य प्रदेश की जान जनमानस के लिए आप 4 कदम चलिए और पिछड़ों के सम्मान में, पिछड़ों के साथ जो हो रहे अन्याय में पार्टी के साथ अलग हटके, जिस तरह सतपाल मलिक किसान आंदोलन में पार्टी से हट के किसानों की बात करते थे, इस तरह जेपी नड्डा जी आप आइए और पिछड़ों के सम्मान की बात कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। और जो आने वाला समय चुनाव का है उसमें पिछड़ों वर्ग के जो साथी हैं वह वार्ड जो आरक्षित था उसी आधार पर चुनाव होने चाहिए, जिससे गरीब हमारा पिछड़े वर्ग का साथी भी पंचायत के रूप में, पार्षद के रूप में, जनपद सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी निभा सके। जैसे काफ़ी कम समय बचा है, तो ऐसे में कैसे संभव है कि आरक्षण हो पाएगा? यह सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना होगा कि आपने बिजली के बिल का जो करंट मार रहे हो, आपने कहा कोरोना में हम बिजली देंगे, नहीं दे पाए आप।
नहीं दिए और छूट भी आपने नहीं की। उसी तरह जिस तरह कोरोना में ये झूठ बोले हैं आम जनमानस के लिए, इसी तरह ये पिछड़े वर्ग के साथियों के साथ झूठ बोल रहे हैं। पनवार थाना क्षेत्र के जंगल में अज्ञात पुरुष का शव मिला, हत्या कर जंगल में शव फेंके जाने की आशंका। मौके पर पहुंचे एसडीओपी डभौरा, थाना प्रभारी सहित एफएसएल टीम कर रही घटना के कारणों की जांच। आपको बता दें कि रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत टेढ़ी मोड़ के समीप जंगल में एक अज्ञात पुरुष का शव आज सुबह ग्रामीणों ने देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की सूचना पर तत्काल मौके पर एसडीओपी डभौरा समरजीत सिंह, पनवार थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल सहित एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि बीती देर रात अज्ञात लोगों द्वारा युवक की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। मृतक के शरीर पे सर और आंख में चोट के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और शव को पीएम के लिए अस्पताल की मरचुरी में रखवा दिया गया है। घटना के संबंध में इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत टेढ़ी मोड़ के समीप जंगल में आज सुबह तकरीबन 35 वर्षीय युवक की लाश पड़ी देखी गई, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। जिसके बाद पनवार थाना प्रभारी सहित अतरैला पुलिस और एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। युवक के शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या कर लाश लाकर यहां फेंका गया है, जबकि घटनास्थल कोई और है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान का प्रयास कर रही है और शव को शिनाख्तगी के लिए अस्पताल में रखवा दिया गया है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। एक युवक का शव बरामद हुआ है, ये पनवार थाना क्षेत्र के पास एक डबौरा और पनवार रोड है, वहाँ पे एक टेढ़ी मोड़ पड़ता है। वहाँ टेढ़ी मोड़ मंदिर के पास में एक गांव का ही मुन्ना कौल नाम का एक बंदा था, वो गया था वहाँ लेटरिन करने के लिए। तो वहाँ देखा कि पत्थरों के पास में एक कोई शव पड़ा हुआ है। उसके पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, पनवार पुलिस। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति पड़ा हुआ है इसके बारे में उन्होंने पहचान कराने की कोशिश की, किसी ने उसको पहचाना नहीं। इसके बाद उन्होंने एफएसएल अधिकारी को वहाँ बुला लिया, उसका विजिट करा दिया गया। उसको कुछ चोटें भी दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो शायद घटना स्थल वो नहीं है। फिर भी पुलिस इसके बारे में जाँच कर रही है और पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम के बाद जो रिपोर्ट आती है पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और युवक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। सर, प्रथम दृष्टया अभी प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है चोटों से, वो पीएम के बाद क्लियर होगा कि आखिर हुआ क्या है। आदिवासी बेटी की मौत के बाद परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। देखिए विद्यावती की मौत की अनसुलझी कहानी। जिले के पनवार थाना क्षेत्र शिवपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शिवपुर में रहने वाले आदिवासी परिवार ने बेटी की हत्या करने का आरोप गांव के ही रहने वाले समुदाय विशेष के एक परिवार पर लगाया है। बीते दिवस 30 वर्षीय विद्यावती आदिवासी की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में गांव में ही रहने वाले अन्नू अली के घर पर मिली थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि विद्यावती अपनी शादी के कुछ वर्ष बाद ही मायके आ गई थी और यहीं रहने लगी थी। कुछ माह पहले ही अन्नू अली उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वापस लौटने के बाद वो अन्नू अली के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। मृतका विद्यावती आदिवासी के परिजन अब रीवा पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या अन्नू अली ने अपने घर वालों के साथ मिलकर की है। परिजनों का कहना है कि वो स्थानीय पुलिस से शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। बेटी की हत्या के बाद स्थानीय पुलिस से आस खो चुके मृतका विद्यावती के परिजन अब रीवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय पाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि मृतका के परिजनों का कहना है कि उनकी 30 वर्षीय बेटी विद्यावती आदिवासी का विवाह पास के ही घूमन गांव में हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनकी बेटी मायके में ही रहती थी। कुछ महीनों पहले गांव का ही अन्नू अली उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। बीते दिनों विद्यावती की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में अन्नू के घर से बरामद हुई। मृतका के बेटे ने ही नाना के घर जाकर अपनी मां के मौत की जानकारी दी थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि घटना के दिन उनके 7 वर्षीय नाती ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी। जानकारी लगते ही जब मृतका के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने देखा कि उनकी बेटी की लाश अन्नू अली के घर पर संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई थी। मृतका की भाभी की माने तो उसका आरोप है कि शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विद्यावती की बेरहमी से हत्या की गई है।
परिजनों ने अन्नू अली और उसके घर वालों पर आरोप लगाया कि पहले तो जामुन के पेड़ के पास उनकी बेटी के साथ अन्नू अली व उसके परिजनों ने मारपीट की और फिर घसीटते हुए उसे अपने घर ले गए। बाद में उसका गला घोटने का प्रयास किया और फिर करंट लगाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका के पिता राम भजन आदिवासी ने बताया कि घटना की जानकारी उनके द्वारा डायल 100 पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही करके सभी के दस्तखत लिए और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बेटी की हत्या की आशंका लिए परिजन दूसरे दिन जब पनवार थाना पहुंचे तो पुलिस ने आवेदन की एक कॉपी अपने पास रखकर दूसरी कॉपी बिना दस्तखत के ही उन्हें वापस लौटा दी और पुलिस ने उन्हें डांटकर वहां से भगा दिया, जिसके बाद मृतका के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रस्तुत है परिजन सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। राम भजन साहब, क्या हुआ? समस्या आपको क्या हुई? समस्या साहब यह है कि हमारी बिटिया का नींद में होकर का नाम ले के जामुन के पेड़ से मार के और कड़ीला के पेड़ लगे हैं तो अंदर करंट सिवाय नहीं वो कर दे, सब पिया कर दे चीन वहाँ अटाड़ी पटड़ हो गया। फिर साहब 100 नंबर हम लगान तो आई तो 100 नंबर हो गया पंचनामा हम नहीं जान रहे साहब ने लिखे न पढ़े तो हम दस्तखत कर दी तो हो गया। फिर लगे पोस्टमार्टम से लौटा के ले आए तो हमसे पूछिन कि लाश मिट्टी तुम लोगे तो हम कहा हम मिट्टी कहाँ करा हुआ इतने साल रखे अपन यह करे जा रहे हम बाल न पाल। तो पुलिस से अपना फिर का मतलब पुलिस से कौन हुआ मतलब वो नहीं मिला अपना का सहानुभूति? हमको हम रिपोर्ट कराए गए हम बिहान बेसा है। हाँ तो हमको कुछ नहीं दिन आवेदन दहन एक प्रति आवेदन दहन तो एक प्रति हमें हमका लौटा दिन वो में दस्तखत नहीं करी कहीं वो आ जाएगी का नाम ले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तब त्योहार मिली उली शाम कहन की साहब हम जब रिपोर्ट कैसी करते नकल दी पोस्टमार्टम की बात है वो तो हमको मिलवे न करी वो तो अपने का मिली तो फिर साहब वो जो है हमको कुछ नहीं दिन भगा दिन। हाँ जी हाँ कहीं चलो हो जाओ। कब की घटना है? 7 तारीख की घटना है साहब। 7 तारीख की? जी हाँ। आज तक कोई नहीं आया पुलिस वाला? पुलिस वाले नहीं आए साहब हमारे घरे। संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ था, क्या पूरा मामला था? हाँ, ये शव बरामद हुआ था करीब 5-7 दिन पुरानी घटना है। ये महिला जो थी अपने पति से अलग होके एक अनु नाम के व्यक्ति के साथ में करीब 1.5 साल पहले चली गई थी और इसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों के साथ ही उस अनु के साथ में रहती थी और घटना दिनांक को इसका शव मिला था। पर स्टार्टिंग में परिजनों ने पहले संदेह व्यक्त किया, उसके जो पीएम वगैरह है करा दिया गया पुलिस के द्वारा। अभी मर्ग कायम है, पीएम की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद क्लियर हो जाएगा अगर क्या तथ्य हैं। परिजनों ने संख्या जो व्यक्त की उस बारे में पुलिस जांच कर रही है, अगर कोई तथ्य इस तरह के आता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ 3 बच्चे महिला के हैं कि महिला के? शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण की दिशा में खुलेंगी मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक। नगरीय निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक स्थल का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के NIC कक्ष में रीवा शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण के लिए 6 नए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी परिसर में बनाए जा रहे संजीवनी क्लिनिक का कलेक्टर मनोज पुष्प ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को भवन में आवश्यक सुधार कार्य तत्काल कराने तथा बाउंड्री वाल निर्माण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि संजीवनी क्लिनिक प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा। इसमें प्राथमिक उपचार एवं जांच की सभी सुविधाएं, गर्भवती महिलाओं की जांच तथा टीकाकरण की सुविधा रहेगी। संजीवनी क्लिनिक संचालित होने से छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए लोगों को बड़े अस्पताल तक नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर उपस्थित आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने बताया कि नवीन स्वीकृत संजीवनी क्लिनिकों के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इनमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रीवा शहर में रानी तालाब, ढेकहा, रतहरी बस्ती, चिरौला कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में संजीवनी क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं, जिनके आसपास अधिकतर कमजोर आय वर्ग के परिवार निवास करते हैं। मौके पर उपस्थित नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AN मिश्रा ने संजीवनी क्लिनिक स्थापित करने के संबंध में
की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। बैठक के समय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के गर्ग, डीपीएम अर्पिता सिंह तथा स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है निगम आयुक्त मृणाल मीणा एवं डिप्टी एनएचएम रीवा डॉक्टर अर्पिता सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नगर निगम द्वारा निर्माण कराया जाएगा, तो इसकी कैसे रूपरेखा बनाई जाएगी और कैसे? इसमें 6 नए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का नगर निगम निर्माण करेगा। इनका संचालन हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो उनके साथ मीटिंग करके 4 नई लोकेशंस आइडेंटिफाई करी हैं, जहां पे अभी स्वास्थ्य के एंगल से ज़्यादा बेहतर उनका संचालन हो सकेगा, और 2 एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में उनका सुधार करके जो इनकी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुरूप नगर निगम उसको तैयार करके तो शासकीय ज़मीन ही नगर निगम आवंटित कराएगा? शासकीय ज़मीन है, और 2 जो अनुपयोगी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर 2 चालू होंगे, और बाकी 4 हम अभी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 4 एकदम नए जो बनेंगे शासकीय खाली जगहों पे वहाँ पे काम करेंगे। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारी एमडी एनएचएम और नगर निगम के जो आयुक्त हैं उन्होंने बीसी ली थी, जिसमें नगर निगम की पूरी टीम और स्वास्थ्य विभाग से मैं डीपीएम अर्पिता और सीएमएचओ सर हमारे उपस्थित थे। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खुलने का जो लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार का है, उसी के अंतर्गत ये बीसी आज रखी गई थी। रीवा जिले में 6 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोले जाने का हमको निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें से जो हमारी 4 संजीवनी क्लिनिक हैं वो नई होंगी, जिनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसका नगर निगम उनको बनाएगा। उसके लिए भूमि वगैरह चिन्हित कर ली गई हैं और जल्द ही उनका कंस्ट्रक्शन प्रारंभ होगा। साथ ही जो 2 संजीवनी क्लिनिक हैं वो एक जो हमारी रतहरी में सामुदायिक भवन है नगर निगम का, उसको उन्नयन करके उसमें संचालित की जाएगी। साथ ही एक जो सिविल डिस्पेंसरी विश्वविद्यालय अंतर्गत हमारी संचालित थी, उसका उन्नयन कर 2 संजीवनी क्लिनिक, जिनका इस महीने हमको उद्घाटन कराया जाना है, उसी के संबंध में चर्चा की गई थी। उसका कैसा ब्रांडिंग होगी, उसमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, कौन सा स्टाफ रहेगा, इन्हीं सब के विषय में आज इस संजीवनी क्लिनिक खोला जा रहा है, तो ये शहर के लिए रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रहेगा? ये मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक रीवा शहर क्षेत्र के लिए ही संचालित की गई हैं, और साथ में एक मऊगंज नगर परिषद के लिए भी हमको स्वीकृति मिली है, उसके लिए भी भूमि का चिन्हांकन किया जा रहा है। ग्रामीण में सिर्फ मऊगंज नगर परिषद के लिए ही स्वीकृति है, बाकी जो 6 संजीवनी क्लिनिक है वो शहरी क्षेत्र के लिए। रीवा जिले में अब तक कितनी खोली जानी है और खुल चुकी हैं? अभी रीवा जिले में पहले से 3 संजीवनी क्लिनिक संचालित हैं, जिसमें रानी तालाब सामुदायिक भवन में ढेकाहा संजीवनी क्लिनिक और चिरहुला ललपा तालाब जो है वहाँ पे हमारी 3 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक पहले से संचालित हैं। 6 और अभी अपनी स्वीकृति मिली है, जो जिसमें से 2 इस महीने जिनका उद्घाटन करा दिया जाएगा। शासन और प्रशासन की ओर से कुपोषण के कलंक को मिटाने के लिए किए जा रहे प्रयास रीवा जिले में असफल साबित हो रहे हैं, जबकि कुपोषण दूर करने के लिए दर्जनों योजनाएं संचालित हैं। आपको बता दें कि जिले में अभी भी 2200 से ज़्यादा ऐसे चिन्हित कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में रखकर या तो स्वास्थ्य उपचार की आवश्यकता है या फिर उन्हें पोषण आहार दिए जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके बाद भी ये बच्चे एनआरसी से दूर हैं। शहर सहित जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन पोषण पुनर्वास केंद्र भी पिछले 1 दशक से संचालित हो रहे हैं, लेकिन कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने में सहायता नहीं मिल रही है। अधिकांश एनआरसी सेंटर ऐसे हैं जहां पर शासन और प्रशासन की ओर से सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, लेकिन वहां पर बच्चों को रखने के लिए लगाए गए बेड सूने हैं। इन सेंटरों में यदाकदा स्थिति में बच्चे पहुंच रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारों के द्वारा पोषण केंद्रों तक बच्चों को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उनके परिजनों की ओर से आनाकानी कर उन्हें रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके प्रयास अधूरे रह जाते हैं। रीवा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 15 पोषण केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिन्हें मिलाकर 220 बेड की व्यवस्था की गई है, जबकि वर्तमान में यहां पर आधा सैकड़ा बच्चों को रखा गया और बचे हुए सभी बेड खाली पड़े हुए हैं। मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में जहां 10 बेड शहरी और 10 ग्रामीण बच्चों को रखने की व्यवस्था की गई है, जिसमें सिर्फ आधा दर्जन बच्चे ही एडमिट हैं। ज़्यादातर बेड खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह की स्थिति अन्य पोषण केंद्रों में कई महीनों से बनी हुई है। हालांकि अब जिला प्रशासन लोगों पर सख्ती बरतने जा रहा है, जो कुपोषित बच्चों को पोषण केंद्र में भेजने से आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्यवाही भी की जा सकती है। प्रस्तुत है आशीष द्विवेदी, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। ग्रामीणों में सबसे ज़्यादा बच्चों का
देखिए, हमारा महिला बाल विकास मूल रूप से कुपोषण को हटाने पर काम करता है और हम हर महीने 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में बच्चों का वज़न लेते हैं और हाइट और वज़न के आधार पर ये चिन्हांकित करते हैं कि कौन सा बच्चा स्वस्थ बच्चा है, कौन सा बच्चा मध्यम कुपोषित बच्चा है और कौन सा बच्चा गंभीर कुपोषित बच्चा है। ये हर महीने 10 से 20 तारीख के बीच की प्रक्रिया है। जब भी हमें कोई गंभीर कुपोषित बच्चा या मध्यम कुपोषित बच्चा मिलता है तो हम हमारा जो पोर्टल है विभाग का, जिसको हम मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम भी कहते हैं, उस पोर्टल पर एंट्री की जाती है। अब मान लीजिए कोई एक कुपोषित बच्चा मिल गया हमको, तो उसमें हम सबसे पहले तो पता लगाते हैं कि कुपोषण का कारण क्या है। बेसिकली क्या कहीं किसी क्लिनिकल प्रॉब्लम की वजह से तो बच्चा कुपोषित नहीं हुआ है या फिर सामान्य उसको भोजन की उपलब्धता नहीं है उसकी वजह से कुपोषित तो नहीं हुआ है। तो हम उसके भूख की जांच करते हैं। भूख की जांच करने में स्वास्थ्य विभाग हमारा सहयोग करता है, माने ANM और हमारा महिला बाल विकास का जो टीम रहती है उससे हम जांच करते हैं। अगर उस बच्चे को कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई मेडिकल इशू है, तब फिर हम उस बच्चे को NRC रेफ़र करते हैं, NRC में भेजा जाता है। NRC में भेजा जाना जो है महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी रहती है। अब जो बच्चा भूख टेस्ट में पास हो जाता है उस बच्चे को हम समुदाय में ही रख कर जो है उसकी जांच कर माने उसके कुपोषण को हटाने की कार्यवाही करते हैं। तो हम लगातार 12 हफ्ते तक निरंतर उस बच्चे का फॉलोअप करते हैं, है ना। और जो हमारा मेडिकल डिपो होता है उससे जो आवश्यक दवाइयाँ होती हैं उस बच्चे को दिलवाते हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करती है कि कम से कम वो 1 हफ्ते तक वो बच्चा लगातार दवाइयों को खाता रहे। जो ICTS प्रोग्राम के तहत नाश्ता और पूरक पोषण आहार की व्यवस्था होती है, जब कोई बच्चा कुपोषण की कैटेगरी में आ जाता है तो उसको 3rd मील भी दिया जाता है। 12 हफ्ते तक हम हर हफ्ते उनका फॉलोअप करते हैं और उनके हर हफ्ते उनका वज़न लेकर जो है पोर्टल में एंट्री भी करते हैं। और जब बच्चा सामान्य श्रेणी में आ जाता है 12 हफ्ते के बाद, है ना, तो उसके बाद फिर भी हम अगले 3 महीने तक हर महीने उसका फॉलोअप करते हैं। इस तरह कोई कुपोषित बच्चा है तो उसको ठीक करने के लिए पूरे 6 महीने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।